बात करें मॉलिक्यूलर फोर्स की। मॉलिक्यूलर फोर्स, दी फोर्स दी फोर्स in between two molecules is called molecular force। मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यहां पर दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्स आपको बताया था मैंने। पहला होता है एडहेसिव, एडहेसिव, और दूसरा होता है कोहेसिव। ठीक है। एडहेसिव क्या था? वो मॉलिक्यूलर फोर्स जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, ऐसे फोर्स को हम एडहेसिव कहते हैं। ठीक है। और जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, ऐसे मॉलिक्यूलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेसिव कहते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो ये कोहेसिव, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जो सेम सब्सटेंस वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसे हम क्या कहते हैं भैया? कोहेसिव। एग्जांपल में सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स अमंग देयर मॉलिक्यूल्स। उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी की वजह से उनकी शेप और साइज क्या है? फिक्स रह पाती है। ठीक है। एडहेसिव क्या होता है? तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये लगता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। एग्जांपल, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेसिव इंक स्टिक ऑन द पेपर। जब आप पेपर पे लिखते हो तो जो इंक पेपर से चिपक जाती है, किस फोर्स की वजह से चिपकती है? एडहेसिव की वजह से। अगर उनके बीच में एडहेसिव फोर्स नहीं लगता तो इंक कभी पेपर से चिपक नहीं पाती और आप पेपर पे लिख भी नहीं पाते, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ वाटर वेट दी वॉल ऑफ ग्लास। क्यों? क्योंकि भैया वाटर वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से क्या है? वीक है। इसलिए वाटर क्या होता है? दीवार को वेट कर देता है ग्लास के। ठीक है। द फोर्स ऑफ एडहेसिव बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ कोहेसिव बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भैया। इसी में एक और बात बोल रखा है। क्या बोल रखा है इसमें? कह रहा ऑन कॉन्ट्रेरी मरकरी डज नॉट वेट दी बॉल। क्यों नहीं वेट करती? मरकरी कंटेनर की वॉल को वेट नहीं करती, जबकि पानी वेट कर देता है। क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मरकरी के केस में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स से क्या होता है? कम होता है। मरकरी जो कंटेनर के साथ जो एडहेसिव फोर्स लगा रहा है, वो मरकरी मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है कोहेसिव फोर्स, उससे क्या है? कम है। इसलिए मरकरी कभी भी कंटेनर की वॉल को वेट नहीं करता। पानी कंटेनर की वॉल को वेट कर देता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स और कंटेनर की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, वो पानी पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्स से क्या है? ज्यादा है। इसलिए कंटेनर वॉल से चिपक जाएगा, और वो सॉरी वाटर वॉल से चिपक जाएगा, और मरकरी वॉल से नहीं चिपकता। वो खुद के साथ रहना पसंद करता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। इसे मैंने अगली क्लास में बताया था। ठीक है। बात करते हैं भैया मॉलिक्यूलर रेंज। याद होगा आप लोगों को क्या था मॉलिक्यूलर रेंज? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जहां तक खींच पाता है, एक मॉलिक्यूल चाहे वो एडहेसिव फोर्स में हो चाहे वो कोहेसिव फोर्स में हो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जहां तक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है उसे उसकी मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। उस रेंज के बाद वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं खींच पाता। उसके अंदर या वहां तक जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा सबको मॉलिक्यूल क्या करेगा? खींचेगा। इसे मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं।
और ये मॉलिक्यूलर रेंज अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती है। ऑन एन एवरेज हर मॉलिक्यूल के लिए ये जो दी गई है वो 1 नैनोमीटर के आसपास है। कितनी है? 1 नैनोमीटर के आसपास, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है भैया। तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? वो डिस्टेंस जहां तक कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच पाता हूं। मे बी एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो वही लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अनदर मॉलिक्यूल्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 नैनोमीटर के आसपास। मुंह पे चांटा मार दूंगा ना तो पैदल भागेगा यहां से। इधर तू उधर बैठ खुले में, चल, मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। यहाँ नहीं, उधर बेंच के कोने में। नहीं सुधर सकते यार तुम लोग, सही बता रहा हूं मैं। चलो समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मॉलिक्यूलर रेंज है। ठीक है, अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो मैंने कल बताया था, इस रेंज के बराबर का एक स्फीयर खींचा जाता है। इस रेंज को बराबर का, इस रेंज को रेडियस लेकर के एक स्फीयर खींचा जाएगा एक मॉलिक्यूल के चारों ओर। तो उस स्फीयर के आने वाले अंदर आने वाले या स्फीयर पे आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल क्या करता है? जो सेंटर पे होता है वो सबको क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, उस स्फीयर के बाहर किसी और मॉलिक्यूल को नहीं खींच पाता। स्फीयर पे या स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको वो मॉलिक्यूल खींचता है जो कहां पर है? सेंटर पर है। तो इस स्फीयर को हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूलर रेंज को लेकर के एक मॉलिक्यूल के चारों ओर क्या खींचा जाता है? एक स्फीयर। और उस स्फीयर के ऊपर या उसके अंदर आने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को वो मॉलिक्यूल जो सेंटर पे बैठा है वो सबको क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। तो स्फीयर के अंदर तक के ही खींच रहे ना, तो स्फीयर को हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और उस स्फीयर की रेडियस उतनी होती है जितना उस मॉलिक्यूल की रेंज होती है। समझ गया? स्फीयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल, सेंटर पे कौन रहता है भैया? मॉलिक्यूल होता है। और रेडियस किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसके अंदर आने वाले सारे मॉलिक्यूल को खींचता है ये, बाहर जो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के था वो सेंटर वाला मॉलिक्यूल को नहीं खींच पाता। समझ गया? कैसे गीली करती भाई कॉपी? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है भाई प्लीज, यहां पे लिखा व्हाइल स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ molecules under the influence of cohesive force we need to consider only the molecules of lying the inside the। देखिए क्या कह रहा है, सुन लीजिए। कह रहा है जब कोहेसिव फोर्स की बात करता हूं तो कोहेसिव फोर्स जब भी बात करोगे तो ये ध्यान रखना कि सारे मॉलिक्यूल जिनको वो सेंटर वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है वो सब कहां पे होने चाहिए? स्फीयर के अंदर। स्फीयर पे या स्फीयर के बाहर नहीं होनी चाहिए। स्फीयर के अंदर वाले मॉलिक्यूल को ही क्या करेगा? खींचेगा। अच्छा, फिर मैंने बताया था सरफेस फिल्म। क्या बताया था? अब ये क्या होता है भैया? तो कंटेनर है आपका, कंटेनर की जो ये वाली लेयर होती है जो एयर के कांटेक्ट में होती है इसको कहते हैं फ्री सरफेस। क्या कहते हैं इसे? फ्री सरफेस। यहां के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं? देखिए ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहे हैं अंदर के, यहां पे जितने मॉलिक्यूल सरफेस में, ये वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं क्योंकि सरफेस तो यहीं पे ना। इसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सबको ये क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। इधर के मॉलिक्यूल को, है ना, ऐसे बिल्कुल इधर भी ये मॉलिक्यूल को सेंटर वाला मॉलिक्यूल खींच रहा है। दिख रहा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये वाला मॉलिक्यूल इधर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी खींच रहा है जो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहाँ के? कहाँ के? फ्री सरफेस के। कहाँ के? और जुड़ करके एक फिल्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिल्म। उस फिल्म को हम क्या कहते हैं भैया? सरफेस फिल्म कहते हैं। और इस फिल्म की थिकनेस क्या होती है? इतनी होती है। ये थिकनेस ऑफ फिल्म है, थिकनेस ऑफ फिल्म है। और इसकी रेडियस जो होती है वो किसके, इसका जो थिकनेस होती है वो किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर रेंज के। मॉलिक्यूलर थिकनेस इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो ये सरफेस फिल्म हो गई। टॉप के मॉलिक्यूल्स सब एक दूसरे को खींचते हैं, जुड़ करके एक सरफेस बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म कहते हैं। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आगे का कोई टॉपिक नहीं क्लियर होगा आपका। देखिए, आपको पता है पीछे वाले डायग्राम को अगर मैं दिखाऊं तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है, खिंचाव पा जा रहा है। और सरफेस पे, कौन सरफेस पे? फ्री सरफेस पे क्या पैदा हो रहा है? खिंचाव। खिंचाव मतलब फोर्स। मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? एल है, ठीक है। तो इस एल लेंथ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इस एल लेंथ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, खींच करके खिंचाव पैदा कर रहे हैं। सरफेस कैसी हो रही है? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसी बिहेव कर रही है। बस सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, सब बंधे हुए हैं और खींच रहे हैं एक दूसरे को, सब एक दूसरे से मॉलिक्यूलर से फोर्स से जुड़े हुए हैं और साथ साथ में एक दूसरे को खींच भी रहे हैं। तो ऊपर की सरफेस कैसा बिहेव करेगी? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। कैसे बिहेव करेगी? समझ गया? तो जो ये खिंचाव आता है पर यूनिट लेंथ पे, मान लीजिए यहां से आता है, कुल खिंचाव कितना आ रहा है? टोटल फोर्स ए बी, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स फ्रॉम ए टू बी क्या है? एफ। और लेंथ फ्रॉम ए टू बी क्या है? एल है। तो आप देखोगे अगर मैं इस लंबाई, मान लीजिए कंटेनर को बड़ा कर दूंगा और ये लेंथ भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये लेंथ बढ़ जाएगी ना, और जब लेंथ बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी तो फोर्स भी की वैल्यू भी क्या होगी? तो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन क्या देखा क्या? कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है ये? कोहेसिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू में सिग्मा एल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इस सिग्मा को क्या कहते हैं भैया? एफ अपॉन में एल, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। इसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो आगे बढ़िए। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? तो भैया जैसे कंटेनर है अपना, बताया, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं ना। कंटेनर की जो फ्री सरफेस है, जो कि क्या, कौन कौन होता है? जो एयर के कांटेक्ट में होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस। फ्री सरफेस के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस फोर्स से? कोहेसिव फोर्स से। किस फोर्स से? कोहेसिव फोर्स से, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां से फ्री सरफेस की जो लेंथ है वो एल है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? एल है। और इस सरफेस पे मॉलिक्यूल जो टोटल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक टोटल फोर्स, टोटल फोर्स फ्रॉम ए टू बी क्या है? एफ है। और टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू बी क्या है? एल है। तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? बाय ऑब्जर्वेशन क्या देखा बेटा? फोर्स इस डायरेक्शन में क्या था? एल था, ठीक है। और आपको एक बात बता दो, सुन लीजिए, अलग अलग लिक्विड के केस में ये जो फोर्स होता है वो अलग तरीके से लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं इतनी ही लेंथ लोगे वाटर में तो अलग फोर्स लग रहा होगा, इतनी ही लेंथ लोगे मरकरी में तो उसमें और ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इतनी लेंथ लोगे किसी और लिक्विड केस में तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कुछ और आएगी। मतलब जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड का नेचर कैसा है, लिक्विड का नेचर कैसा है। तो इसीलिए उनका, क्योंकि अलग अलग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, एक दूसरे से, दूसरे को अलग अलग तरीके से खींचते हैं, एक दूसरे पे अलग अलग तरीके से कोहेसिव फोर्स डालते हैं। तो इसलिए उनके इसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फोर्स अपॉन में लेंथ, इसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो इसकी एसआई यूनिट वगैरह क्या होती है?
हुआ यार, अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट की, तो भैया एसआई यूनिट तो आप साफ साफ देख सकते हो इसकी क्या होगी भैया, फोर्स अपॉन में लेंथ है, नहीं है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन में लेंथ है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होगी, न्यूटन की यहाँ पे क्या आएगा डायन, मीटर की यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, और डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन का डायमेंशन होता है MLT-2, और लेंथ क्या क्या होता है L। सॉल्व कर लीजिए तो MT-2, ये इसके बारे में जानकारी थी। ठीक है भैया, अब आते हैं हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है आपको पता है क्यों आता है, बड़ी सिंपल सी बात है, और सरफेस के मॉलिक्यूल ही एक दूसरे को क्यों फोर्स लगाते हैं। आपने मैंने बोला कि कहां पे सरफेस टेंशन लगता है, फ्री सरफेस पे। कहां पे लगता है, फ्री सरफेस क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में होती है, बाकी और जगह पे सरफेस टेंशन क्यों नहीं लगता, ये भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अब आ रहे हैं वहीं पे जा रहे हैं। ठीक है भैया, अगर मैं यहां पे बात करूं, एक कंटेनर देख रहे हो आप, तो ये कंटेनर, इसमें 3 मॉलिक्यूल बनाए गए हैं। एक मॉलिक्यूल क्या है ए, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है बी, और तीसरा मॉलिक्यूल क्या है सी। ठीक है, अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करूं, तो ए की बात कर रहा हूं, 4A, 4 मॉलिक्यूल ए की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ध्यान दीजिए भैया, ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हाफ में जो अपर हाफ स्फीयर है, उसमें मॉलिक्यूल की संख्या और लोअर हाफ स्फीयर में मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, बराबर है। अब जितना अपर हाफ में मॉलिक्यूल है उतना ही क्या है, लोअर हाफ में मॉलिक्यूल है। यानी ये जितना ऊपर ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींच रहा है, उतना ही क्या कर रहा है, नीचे वाले को भी उतना ही खींच रहा है, उतनी फोर्स। यानी नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ए पे लगने वाले कुल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। जब ए पे लगने वाला फोर्स 0 है, या किसी भी सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। अब कौन फोर्स नहीं लगाता, मुर्दा या जिंदा, क्यों, क्योंकि मुर्दे के पास एनर्जी नहीं, इसलिए फोर्स नहीं लगा सकता। अगर इसके ऊपर ये फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब क्या, मुर्दा है, इसके पास किसी प्रकार की कोई एनर्जी। ए मॉलिक्यूल क्या, हाईली स्टेबल है, क्या है, जो चीज स्टेबल होती है भैया उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहां पर सरफेस टेंशन भी नहीं लगता। सरफेस टेंशन एक्चुअल में क्या, फोर्स ही है, लेकिन जो पर यूनिट लेंथ पे लगता है। तो यह मतलब यहां पर इसके पास एनर्जी नहीं है, ऊपर से लगने वाला फोर्स नीचे से लगने वाला फोर्स कुल वैल्यू क्या है, सेम है। अब देखो ना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करूं, तो ए मॉलिक्यूल कहां पर है, सेंटर पर है। ये हर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, मैं यहां पे ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं बनाऊंगा वरना डायग्राम खराब हो जाएगा, इस तरीके से खींच रहा है, ठीक है। ऐसे ही है ऊपर वाले मॉलिक्यूल को भी है, ऐसे खींच रहा होगा। तो जितना इस मॉलिक्यूल पे ए ऊपर वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है, उतना ही ये क्या कर रहा है, नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींच रहा है। इसके अपर हाफ में जितने मॉलिक्यूल है उतने क्या है, लोअर हाफ में। यानी अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स, यानी ये मॉलिक्यूल क्या आ गया, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो टोटल फोर्स एट ए बराबर में 0। जहां पर फोर्स 0 होता है वहां की एनर्जी भी क्या होती है, कि एनर्जी को यू से लिख रहा हूं, या ई ये लिख दो, एनर्जी ऑफ ए क्या होगा भैया, 0 होगा। और ये क्या होगा, हाईली हाईली स्टेबल, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ए मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल जो कंटेनर के अंदर होता है वो हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। अब मैं बात करता हूं बी मॉलिक्यूल की, 4 मॉलिक्यूल बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ए मॉलिक्यूल था, बी की बात कर रहे हैं, तो बी वाले मॉलिक्यूल को देखो तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। देखो, अगर मैं बात करूं तो इसके अपर हाफ में केवल इतने ही पार्ट में मॉलिक्यूल है,
इसके ऊपर वाले पार्ट में ही नहीं मॉलिक्यूल, लेकिन इसके लोअर हाफ में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो लोअर हाफ में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और अपर हाफ में मॉलिक्यूल कम है, तो इसलिए अपर हाफ में क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके ऊपर टोटल फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स लग गया तो क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, मतलब इसके पास एनर्जी रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल बी की, तो इसके लोअर हाफ में सारे मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे अपर हाफ में बहुत सारे मॉलिक्यूल नहीं, मतलब आधे पार्ट, इतने पार्ट में तो ही नहीं मॉलिक्यूल, एम्प्टी, ये एम्प्टी पार्ट है। ठीक है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या, इतना है, लेकिन नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, इतना है। ठीक है, तो क्या करें, कुछ करेंगे, तो बी मॉलिक्यूल के अपर हाफ में मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, कम है, लेकिन लोअर हाफ में मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ज्यादा फोर्स, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, कम फोर्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कहां भाग के आएगा, आ नहीं पाएगा, लेकिन क्योंकि नीचे तो स्टेबल चीज है ना, तो स्टेबल चीज खुद को अनस्टेबल थोड़ी ना करेंगी, तो इसलिए उसके ऊपर क्या लगेगा, ऊपर ही प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन ये नीचे नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो फोर्स फोर्स ऑन बी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बी पर कैसा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी बी की एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। ठीक है, या ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है भैया, अब मैं बात करता हूं भैया सी मॉलिक्यूल की, तो आप देख रहे हो सी मॉलिक्यूल है कहां पे, एकदम सरफेस पे ही है, इसका अपर हाफ पूरा का पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, और लोअर हाफ पूरा भरा हुआ है, अभी नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लग गया, जब इसके ऊपर नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लगे तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, ये क्या होगा, तो इसीलिए सरफेस के सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, उनके ऊपर नीचे की तरफ बहुत सारा फोर्स लगता है, समझ गया, नीचे की तरफ बहुत सारा कोहेसिव फोर्स लगता है, समझ गया, हाईली अनस्टेबल होता है, नीचे की तरफ बहुत सारा कोहेसिव फोर्स लगता है, समझ गया, यही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन, क्या कहलाता है। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कहां के मॉलिक्यूल होंगे, अंदर के या ऊपर के या टॉप लेयर के, अंदर के, सबसे ज्यादा कौन अनस्टेबल होगा, जो सरफेस पे होगा, सरफेस का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सरफेस के मॉलिक्यूल की, यार पागल है क्या, चुप, सरफेस का मॉलिक्यूल क्या है भैया, सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा इसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या है, सबसे ज्यादा है, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और खुद की स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये चाहेगी ये सरफेस, इसलिए क्या करती है, ये जो टॉप की लेयर होती है ना, उसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है, अब खुद को स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हो, नीचे लाने का प्रयास करें, क्या करें, क्योंकि नीचे आने पर क्या होगा, उनके अपर हाफ में भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा उनके ऊपर, जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, फोर्स तो लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, वो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए अपर लेयर क्या होती है, अनस्टेबल होती है, एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और नेचर में एक बात ध्यान में रखना कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाता। ठीक है, इसीलिए टॉप लेयर क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, वो क्या चाहेगी, मैं खुद को स्टेबल कर लूं। अब एक चीज देखिए, खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर के मॉलिक्यूल को नीचे लाना पड़ेगा, ऊपर के मॉलिक्यूल की संख्या को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर का मॉलिक्यूल की संख्या कम कैसे हो सकती है, बताओ कैसे हो सकती है। देखिए भैया आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, अब लॉजिक जो बताने आ रहा हूं मैं, देखिए हम एक मट्टी का ढेला लेते हैं, मट्टी का ढेला लो, ठीक है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओ, कभी स्फीयर बना दो, कभी क्यूब बना दो, कभी क्यूबॉइड बना दो, आप देखोगे कि सबसे कम जो सरफेस एरिया आ रहा है वो किसका आ रहा है, स्फीयर का, किसका आ रहा है, जब स्फीयर का सरफेस एरिया कम रहेगा तो उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की संख्या भी क्या रहेगी, कम रहेगी, जब मॉलिक्यूल की संख्या कम रहेगी तो एनर्जी भी क्या होगी, सरफेस की कम रहेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी,
तो नेचर में आपने जितनी भी चीजों को देखा होगा, नेचर हमेशा एक ही स्ट्रक्चर बनाती है। कैसा बनाती है? स्फेरिकल। सारे प्लेनेट आपने बनाए क्या? अपने आप बने ना। कैसे होते हैं? वाटर ड्रॉप गिरती है कैसी होती है? मरकरी ड्रॉप गिरती है कैसी होती है? पत्थर को मत बोलना कि तो चपटा भी है, अबे भाई नहीं, उस केस में नहीं। अगर पत्थर का ऐसे तोड़ ताड़ के एकदम बुरादा बना दिया जाए और स्पेस में फेंक दिया जाए, थोड़े टाइम बाद कैसा बन जाएगा? स्फीयर। रीजन बड़ा सिंपल सा भैया, हर चीज अपने आप को स्फीयर इसलिए बनाती है क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सरफेस एरिया कम होगा, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे सरफेस पे? कम। जब मॉलिक्यूल सरफेस पे कम होंगे तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी? स्टेबिलिटी क्या होगी? समझ गया भैया? इसीलिए कोई भी फ्री सरफेस लिक्विड की हमेशा खुद के सरफेस एरिया को क्या करती है? कम करने का प्रयास करती है। क्या करती है? ताकि खुद की एनर्जी को क्या करे? कम कर सके और स्टेबिलिटी को क्या करे? बढ़ा सके। तो ये देखिए, 4 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सी की बात कर रहे हैं। अगर मैं सी, भाई प्लीज देखिए, अगर मैं सी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है, 4 ऑन सी देखो काफी ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा नीचे बना दिया। 4 ऑन सी क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स ऑन सी इज मच मच ग्रेटर देन फोर्स ऑन बी, इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। ए पे फोर्स क्या लग रहा है? 0 लग रहा है। बी का फोर्स उससे ज्यादा है, लेकिन सी का फोर्स बी से भी क्या है? बहुत ज्यादा है। और ये क्या होगा? हाईली हाईली अनस्टेबल। जो अनस्टेबल होगा तो खुद को क्या करेगी? स्टेबल करने का प्रयास करेगी। तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, इसलिए इसलिए फ्री सरफेस फ्री सरफेस अपनी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए अपना अपना सरफेस एरिया कम करती है। और हम जानते हैं नेचर में सबसे कम नेचर में सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। इसलिए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हमेशा स्फेरिकल शेप की होती है। दोबारा सुनिए भैया, देखिए तुम्हारी यही दिक्कत है कि अगर मैंने बता दिया फिर उसके बाद तुम अपनी गणित गाथा में लग जाते हो। मैंने कहा भैया, जो लिक्विड वेल इनसाइड है वो क्या होगा? हाईली स्टेबल रहेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं देगा, ठीक है। उसकी एनर्जी मिनिमम रहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। जो सरफेस के पास पहुंचता है मॉलिक्यूल, तो सरफेस के पास वाले मॉलिक्यूल्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? ऊपर वाला तो खाली रहता है थोड़ा बहुत, नीचे वाला क्या होता है? भरा होता है। इसलिए डाउनवर्ड फोर्स क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और वो स्फीयर के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है, यानी फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या होगी? नीचे वाले से जो वेल इनसाइड लिक्विड है उनसे क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी उसमें उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन जो टॉप लेयर पे होते हैं उसका अपर हाफ क्या होता है? पूरा एम्प्टी होता है, लोअर हाफ पूरा भरा होता है, इसलिए नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। वो मॉलिक्यूल हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि नीचे की तरफ बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो अब हाईली अनस्टेबल सरफेस बहुत दिन तक टिक नहीं पाती। अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कम करती है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे कम होगा? सरफेस एरिया ही कम कर दो। और सरफेस एरिया सबसे कम किसका होता है?
और इसीलिए हर चीज जो भी फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, वो हमेशा कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की। ठीक है, और ऐसा करने के लिए चारों ओर से फोर्स लगा रही है, वही फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। और जो सरफेस की एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी। ये जो आपको बताया ना मैंने, ये वाली एनर्जी, ये जो ई है, ई क्या है, सरफेस एनर्जी। सबसे कम सरफेस एनर्जी किस सरफेस की होती है, स्फेरिकल सरफेस की। सबसे कम सरफेस एनर्जी किसकी होती है, तो ये भी लिख देते हैं, सबसे कम एनर्जी, स्फेरिकल सरफेस की होती है। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन थी, ठीक है। इसीलिए देखिए दोबारा बोल रहा हूं, सरफेस टेंशन लगता क्यों है, ताकि सरफेस एरिया को कम किया जा सके। सरफेस एरिया कम क्यों किया जाता है, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल हाईली, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब वो अपने सरफेस एरिया को कैसे कम करते हैं, खुद को स्फेरिकल सरफेस बना के, समझ गया। कुछ एग्जांपल है अपने आगे, जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ सरफेस, भाई बोलिए मत प्लीज, सरफेस टेंशन। एग्जांपल ऑफ सरफेस टेंशन, देखिए भी आप क्या करो पता क्या, ऐसे एक धागा लो, धागा, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, धागा लिया हमने, इस धागे को ये वाला एंड और ये वाले एंड को बना करके ऐसा गुड़मुचा के ऐसे रख दो, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके रख दो ऐसे, और इस मुड़े हुए धागे को डाल दो इस यहां पर, ये है क्या, तो भैया एक मैश है, सर्कुलर मैश है, और जिसके ऊपर ये जो आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हो, ये एक्चुअल में सॉफ्ट फिल्म है, जो वो जो साबुन, साबुन की जो फिल्म होती है, ये फुलाते नहीं हम बचपन में ये करके पढ़ते, तो वो जो गुब्बारा बनता है उसी टाइप का है, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर केवल फिल्म बनी है, ठीक है। जैसे आप इसको यहां पे रखोगे तो पता क्या हुआ, आपको पता है ये कैसी सरफेस है, फ्री सरफेस है, क्या है, जो ये सॉफ्ट फिल्म है, इसकी जो टॉप लेयर है वो कैसी सरफेस है, यहां के मॉलिक्यूल क्या है, हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने सरफेस एरिया क्या करेंगे, कम करेंगे, चारों ओर से क्या लगाएंगे, खिंचाव, ताकि इनका सरफेस एरिया क्या हो जाए। अब जब तक खींचेंगे नहीं चारों ओर से तो इनका सरफेस एरिया कम कैसे होगा, चारों ओर से खींचेंगे ना। तो अब ये जो धागा था हमारा, ये धागा पतली सी रील का धागा, जैसे हमने इसके ऊपर रखा तो ये फिल्म के ऊपर था, फिल्म के ऊपर क्या लग रहा था, खिंचाव। तो उस खिंचाव की वजह से आप देखोगे जो आपने एक टेढ़ा मेढ़ा करके धागा रखा था, उसकी शेप कैसी होगी, परफेक्टली सर्कुलर हो जाएगी। कैसी होगी, क्यों, क्योंकि भैया सरफेस टेंशन ने चारों ओर से इसको इक्वल फोर्स से खींचा, और इसकी शेप कैसी होगी, सर्कुलर। क्यों खींचा हो रहा था, क्योंकि आपको पता है फ्री सरफेस क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, तो खुद को स्टेबल करने के लिए चारों ओर से सरफेस क्या लगाती, खिंचाव लगाती, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। आप देखते हो ना भैया कि चारों ओर से खिंचाव लगता है, और जो सॉफ्ट फिल्म होती है वो बीच में से क्या होती है, थिक हो जाती है। अगर भी आपने देखा सॉफ्ट बबल वगैरह बनाना, तो देखोगे बीच में से वो थिक हो जाएगी, किनारे किनारे से बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि चारों ओर से खिंचाव लगता है वो। तो इस धागे में भी जब चारों ओर से खिंचाव लगेगा तो क्या हो जाएगी इसकी शेप, सर्कुलर ऐसे। वही लिखा हुआ ऊपर भी, क्या लिखा हुआ, कह रहा है इफ वी टेक अ सर्कुलर फ्रेम, एक सर्कुलर फ्रेम लिया, सर्कुलर फ्रेम है आपका, ठीक है, एंड डिप इनटू अ सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन वाले सॉल्यूशन में ऐसा डाल दिया, एंड फॉर्म अ फ्रेम, एक फिल्म बना दी उस फ्रेम के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। वेट, हमने गीला धागा लिया, ठीक है, गीला इसलिए रखा क्योंकि भैया सूखा धागा रखोगे तो फिल्म क्या होगी, फट जाएगी, ठीक है, तो इसलिए गीला धागा रखा, ठीक है, ताकि उसके फिल्म के मॉइस्चर को वो धागा एब्जॉर्ब ना करे और फिल्म ना फटे, ठीक है। तो गीला धागा लिया, ठीक है, और उसको आराम से रखा, ठीक है, जिसकी शेप कैसी थी, इरेगुलर थी, लेकिन जैसे हमने उसको फिल्म के ऊपर रखा तो हम देखते हैं चारों ओर से उसको खिंचाव लग रहा है। खिंचाव क्यों लग रहा है, क्योंकि वो फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल, खुद की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए चारों ओर से क्या लगाती है, फोर्स, ताकि खुद को क्या करे,
स्टेबल कर ले, खिंचाव करके अपने सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करेगी। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए चार ओर से लगाती है खिंचाव, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो इरेगुलर शेप थी वो कैसी बन गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि भैया लेंथ सर्कुलर क्या होता है, जब इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होता है तो एनर्जी क्या होती है इसकी, मैक्सिमम होती है। अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए चारों ओर से खिंचाव लगाएगी, और खिंचाव लगा करके सरफेस एरिया को कम करेगी। इसी दौरान में क्या होता है, धागे पे भी खिंचाव लगता है और उसकी शेप कैसी होती है, सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है भैया, अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जांपल है, रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। पता है ना क्यों, क्योंकि रेन ड्रॉप किसी और शेप लूंगी ना तो उसकी फ्री सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, किसी और शेप की होंगी तो उसकी फ्री सरफेस यानी जो एयर के कांटेक्ट में उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी। इसीलिए चारों ओर से खिंचाव लगा करके, सरफेस टेंशन लगा करके अपना सरफेस एरिया क्या करती है, कम कर लेती है। और कैसी बन जाती है, ताकि उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये लिखा हुआ है, due to surface tension the raindrops tends to minimize the surface area and surface area of sphere is minimum in a given volume। given volume के लिए सबसे कम surface area किसका होता है, स्फीयर का। तो हर चीज कैसी बनना चाहती है, फ्री जिसके जो लिक्विड है कैसी बनना चाहती है, स्फेरिकल शेप की। अगला एग्जांपल आपने देखा होगा छोटी मर्करी ड्रॉप जो होती है, स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, लॉन्गर वंस टेंड्स टू फ्लैटेंड। जो छोटी ड्रॉप्स होती है ना वो सर्कुलर होती है ऐसे। मरकरी की देखिए, मरकरी पारा देखना 35 रुपए का आता है, उसे तोड़ देना तो उसमें से मरकरी निकलता है। मरकरी की जो बड़ी ड्रॉप होगी आपको फ्लैट दिखेगी, लेकिन जो छोटी ड्रॉप होगी परफेक्टली सर्कुलर दिखेगी। ठीक है, पहली बात तो सर्कुलर क्यों बनी है, क्यों बनी है, क्योंकि उनके बीच सरफेस टेंशन ने उनके सरफेस एरिया क्या किया, कम किया, स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन जो बड़ी वाली होती है उनकी मजबूरी पता है क्या होती है, क्योंकि भैया वहां पर ग्रेविटी भी लग रही होती है। क्या लगती है, बड़ी सरफेस के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी लगती है, इसलिए वो कैसी होती है, फ्लैट हो जाती है। क्या होती है, इस कंडीशन में देखो, जब बड़ी सरफेस की बात करते हो, यहाँ पे अगर मैं एनर्जी के टर्म में बताऊं तो ये बड़ी बड़ी ड्रॉप है, इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। कौन खींच रहा है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसकी शेप को कौन मेंटेन रखा था, सरफेस टेंशन। कौन कर रहा था, तो सरफेस टेंशन यहां पर कम वर्क कर रहा है, लेकिन ज्यादा वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी। इसलिए उसकी शेप कैसी आती है, फ्लैटेड। इस केस में क्या होता है कि ग्रेविटी का वर्क कम होता है, लेकिन सरफेस टेंशन का वर्क क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसकी शेप क्या होती है, फ्लैटेड। समझ गए, जो जितनी ज्यादा फ्लैट होती जाएगी इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क उसके ऊपर क्या है, ज्यादा हो रहा है। और सरफेस टेंशन, क्योंकि दोनों ही तो फोर्स है ना, सरफेस टेंशन भी क्या है, फोर्स है, ग्रेविटी भी क्या है, फोर्स है। दोनों करेंगे वर्क, जिसका वर्क ज्यादा होगा उसकी वजह से शेप भी वैसी होगी। तो ये इसमें क्या होगा, किसका वर्क ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन का। ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, कम होगा। इसमें सरफेस टेंशन का, समझ गया, इसलिए बड़ी ड्रॉप्स कैसी होती है, फ्लैट एंड होती है। ठीक है, तो एग्जांपल थे। अगली क्लास में भैया मैं बता रहा हूं 3 डेरिवेशन होंगी जिनकी आने की संभावना 100% है। ठीक है, और अगली क्लास बहुत इंपोर्टेंट होने जा रही है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक चालू होगा। ठीक है, और जो ये अलूल जलूल के स्माइल स्माइल ये सब नहीं चलती भाई, सही हर चीज टाइम पे छीटती है, मुंह फाड़ना भी अच्छे लगता। फिर अगली क्लास में आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।